नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउंड लेवल में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी तक से ये देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब को प्राप्त होता है वो कैसा मिलता है हमको, वो उल्टा मिलता है। ठीक है, जब चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु पर कटती है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा मिलता है हमको, उल्टा मिलता है और वास्तविक मिलता है। वास्तविक इसलिए क्योंकि किरणें कहीं एक बिंदु पर जाकर कटती हैं, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था किसमें, अवतल दर्पण में। आज हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से होगी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण इससे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, अवतल दर्पण में हमने 6 कंडीशन पढ़े थे, उनमें से एकमात्र कंडीशन दोस्तों ऐसा था जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब सामने नहीं बन रहा था बल्कि किस ओर बन रहा था, दर्पण के पीछे। प्रकाश किरणें नहीं कट रही थी दर्पण के पीछे, वो कंडीशन था जब वस्तु कहां रखा था, फोकस और पोल के बीच में। एकमात्र कंडीशन अवतल दर्पण में इस प्रकार से है जहां पर प्रतिबिंब सामने ना बन करके पीछे की ओर बनता है और उल्टा ना बन करके कैसा बनता है, सीधा बनता है। वो कंडीशन जब वस्तु कहां रखी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है दोस्तों, यह पढ़ चुके थे। यही एक रीजन है, ठीक है, कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग के लिए किया जाता था। ठीक है, और जो डेंटिस्ट लोग जो यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए, वो भी अवतल दर्पण ही यूज करते हैं, क्योंकि फोकस और पीम के बीच रखा वस्तु हमको बड़ा और एनलार्ज दिखाई देता है। ठीक है, और कैसे दिखाई देता है, वो सीधा सीधा हमको मिलता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से मिलता है। तो अवतल दर्पण से किरणें जहां पर कट रही थी, ठीक है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब मिल रहा था, ठीक है, उल्टा मिल रहा था, तो इसलिए वो वास्तविक था, उल्टा था। ठीक है, साइज अलग अलग था सभी कंडीशन पे। ठीक है, बट इसके विपरीत दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या हमको देखने को मिलता है कि मान लो एक प्रकाश किरण आपतित होती है दर्पण पर, तो हम जानते हैं क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, किरणों को क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा, किरणों को फैलाएगा। जबकि अवतल दर्पण क्या कर रही थी, किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर रही थी। ठीक है, ये क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा, तो ये किरणों को फैला देता है मान लो। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरणें जो कि फैल के चल रही हैं परावर्तन के पश्चात, यदि इन किरणों को हम देखेंगे तो चूंकि हम सीधी किरणों को देख पाते हैं, तो ये किरणें हमको कहां से आती हुई दिखाई देंगी दोस्तों, तो ये की जो किरणें हैं जो प्रकाश फैल कर चल रही है, ये किरणें हमको दर्पण के पीछे कहीं इस बिंदु से आती हुई मिलेगी इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होता क्या है, प्रकाश किरणें जो आपतित होती हैं, क्योंकि ये उत्तल सरफेस है तो ये किरणों को डाइवर्ट करता है, फैला देता है, तो इन किरणों को हमको देखने पर ये किरणें हमको दर्पण के पीछे किसी बिंदु से चलकर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इस दर्पण में जो इमेज हमको मिलेगा, जो प्रतिबिंब मिलेगा, वो कहां पर मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा, ना कि सामने मिलेगा। क्योंकि प्रकाश किरणें फैल के चल रही है, मतलब कहीं पर कटेंगी नहीं, कहीं पर कटेंगी नहीं मतलब कि हमको यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, अर्थात इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी प्रतिबिंब हमको मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, दर्पण के पीछे। यानी कि दर्पण में जो हम प्रतिबिंब देखेंगे वो कहां पर मिलेगा, तो दर्पण के पीछे कहीं मिलेगा, सामने कहीं भी हमको प्रकाश किरण करती हुई नजर नहीं आएंगी। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। ठीक है, कैसा होगा, वो आभासी। जबकि अवतल दर्पण में कैसा मिलता था हमको, वास्तविक। एकमात्र कंडीशन है जब वस्तु फोकस और पी के बीच रखी हो, तो उसी कंडीशन में क्या था, प्रतिबिंब आभासी था। ठीक है, देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, बाकी सभी कंडीशन क्या था, वास्तविक था। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में कैसा मिलता है प्रतिबिंब हमको, आभासी मिलता है, क्योंकि प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलती हुई मिलती है हमको, कहां, दर्पण के पीछे, न कि सामने। प्रकाश किरणें नहीं कटती जाकर के आगे। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, ये किरणों को क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से होती है। ठीक है फ्रेंड, तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब रचना के मात्र 2 नियम है दोस्तों। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने पर वो क्या होती है, परावर्तित होती है और फैल करके चलती है। तो यदि इन प्रकाश किरणों जो कि फैल कर चल रही हैं, यदि इनको हम देखें तो ये हमको, ठीक है, मुख्य अक्ष पर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात यदि इन किरणों को देखा जाए तो ये हमको दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आती हुई दिखाई देंगी, और वो बिंदु कहां पर होगा, वो बिंदु फोकस पर होगा। ठीक है, यानी कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह हमको मुख्य अक्ष पर फोकस से आती हुई इस प्रकार से दिखाई देंगी। ठीक है, सेकंड नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण पर इस तरह से आपतित हो कि उसकी दिशा वक्रता केंद्र की ओर हो। ठीक है दोस्तों,
यदि कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर इस प्रकार से आपतित होती है कि उसकी जो दिशा है वो किस ओर हो, वक्रता केंद्र की ओर हो, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाए आगे बढ़ाने पर, ठीक है। तो इसका परावर्तन इस प्रकार से होता है कि वह जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी कि यदि वो वक्रता केंद्र की ओर आपतित होगी तो वक्रता केंद्र की ओर से ही क्या होगी, वो परावर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो किरणें जो क्या हो चुकी हैं, परावर्तित हो चुकी हैं, इन किरणों को यदि पीछे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो पीछे बढ़ाने पर ये हमको वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होंगी, यानी कि यदि किरणें वक्रता केंद्र की ओर आती हैं, ठीक है, दर्पण में आपतित होती हैं, तो ये मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं परावर्तन के पश्चात। ठीक दोस्तों, ये है नियम नंबर 2, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि समांतर किरणें हैं तो फैलने के पश्चात यदि वो देखा जाए तो फोकस से आती हुई नजर आएंगी हमको। यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर होती हैं आपतित, तो वो वक्रता केंद्र से ही जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। ये 2 नियम मात्र हैं, इन 2 नियमों को लेकर हम यहाँ पर प्रतिबिंब रचना करेंगे। इसमें मात्र 2 कंडीशन है दोस्तों, इसमें 6 कंडीशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कंडीशन क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें पहला कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं रखी हो मुख्य अक्ष पर, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि ध्रुव और अनंत के बीच कोई वस्तु यहां पर रखी है, मान लो, ठीक है। ध्रुव और अनंत के बीच, अनंत कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि वस्तु बहुत दूर कहीं पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर अनंत पर रखी हुई है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, अनंत। तो दर्पण के ध्रुव और अनंत यानी कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ध्रुव और अनंत पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखी हुई है, इन पर हम दोनों नियम को अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं जब भी हम प्रकाश किरण को लेते हैं, कहां से लेते हैं, वस्तु के टिप से, यानी कि सिरे से लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला नियम हम लेते हैं, ठीक है, प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं नियम में, इनका परावर्तन किस प्रकार से होता है, इनका परावर्तन इस प्रकार से होगा कि पीछे की ओर बढ़ाने पर ये हमको कहां से आती हुई नजर आएंगी, ये हमको फोकस से जाती हुई नजर आएंगी, ठीक है दोस्तों। पहले नियम हमने अप्लाई कर दिया, प्रकाश किरणें कैसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम पढ़ चुके हैं रूल नंबर 1 में कि इनका परावर्तन किस प्रकार से होगा, इनका परावर्तन इस प्रकार से होगा कि इनको देखने पर कहां से आती हुई नजर आएंगी, हमको ये फोकस से नजर आएंगी, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 1। सेकंड रूल हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, कि यदि प्रकाश किरण किस ओर आए, वक्रता केंद्र की होकर जाए, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नियम नंबर 1, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। अगला नियम ये कहता है दोस्तों कि यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो कि उसका डायरेक्शन किस ओर हो, उसका डायरेक्शन वक्रता केंद्र की ओर हो, तो उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा, उसका परावर्तन इस प्रकार से होगा कि वो हमको वक्रता केंद्र से ही जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। ये है प्रकाश किरण नंबर 2। फर्स्ट थी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, वो हो गई परावर्तन, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से आती हुई नजर आएंगी। सेकंड हम लेते हैं प्रकाश किरण जो किस ओर जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। तो नियम ये कहता है कि इनका परावर्तन इस प्रकार से होगा कि दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो आती हुई प्रतीत हमको हो रही है। तो 2 प्रकाश किरण हमको मिल गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये एक प्रकाश किरण मिली और ये एक प्रकाश किरण मिली। तो देखिए दर्पण के पीछे की ओर ये दोनों प्रकाश किरणें जो है यहाँ पर कहीं पर कट रही हैं, ठीक है। तो जहां पर दोनों प्रकाश किरणें कटती हैं पीछे बढ़ाने पर उत्तल दर्पण में, वहां पर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, वहां पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जहां कटान बिंदु होगा वहां पर प्रतिबिंब का सिरा होगा और मुख्य अक्ष पर उसका निचला भाग होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कैसा मिला है हमको और कहां पर मिला है दोस्तों, ठीक है। दोनों नियम हमने अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, हमको जो प्रतिबिंब मिल रहा है ये वस्तु कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, उल्टा नहीं है। और जो हमको प्रतिबिंब मिल रहा है ये ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे कहीं पर मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम प्रतिबिंब को देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या प्रवृत्ति होगी। तो पहला हमको प्रतिबिंब कहां पर मिला, दर्पण के पीछे मिला। सेकंड हमको प्रतिबिंब कहां पर मिला, ध्रुव और फोकस के बीच में मिला। कैसा मिला है, सीधा मिला है। कैसा मिला है, वस्तु से छोटा मिला है। और चूंकि हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। पर्दे पर प्राप्त क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दर्पण के सामने कहीं जाकर के वास्तव में नहीं कट रही है। इनका प्रतिबिंब कहां पर बना, दर्पण के पीछे मिल रहा है, तो हमको इसको पर्दे पर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, आभासी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, प्रतिबिंब पद्धति क्या क्या होगी। पहला, सबसे पहला है प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। डिस्क्राइब कर चुका हूं दोस्तों मैं, क्योंकि ये पीछे बन रही है, कहीं पर कटेंगी नहीं, ठीक है, अर्थात पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
सेकेंड, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। सेकेंड क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब। थर्ड, ठीक है, यहां पर वस्तु भी सीधा है, प्रतिबिंब भी दोस्तों कैसा मिला हमको, सीधा मिला। ठीक है, प्रतिबिंब भी हमको कैसा मिला, सीधा मिला। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर, ठीक है, कहां पर मिला, ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने पढ़ा था अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा मिल रहा था, उल्टा मिल रहा था। ठीक है, दर्पण के सामने मिल रहा था, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। ठीक है, छोटा मिल रहा है। तो दोस्तों यही रीजन है, ठीक है, कि गाड़ियों में जो पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, ठीक है, वो जो है वो उत्तल दर्पण के द्वारा बना होता है। क्योंकि हमको दोस्तों यदि हम वहां पर अवतल दर्पण उपयोग करेंगे तो क्या होगा, यदि हम अवतल दर्पण उपयोग करते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, बट ये कैसा होगा, उल्टा होगा। तो हमको उल्टा प्रतिबिंब नहीं चाहिए, हमको पीछे यदि हम देख रहे हैं दर्पण से तो हमको सीधा प्रतिबिंब चाहिए और हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है दोस्तों, छोटा प्रतिबिंब क्यों चाहिए दोस्तों, यहाँ पर यदि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो पीछे की ज्यादा एरिया को हम कवर नहीं कर पाएंगे। यदि प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो पीछे के लार्ज एरिया को हम दर्पण पर कवर कर सकते हैं। इसलिए जो गाड़ियों में पीछे देखने वाला जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है, पीएससी में पूछा गया है, ठीक है, कई जगह पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है कि गाड़ियों में, ठीक है, पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण क्यों बना होता है। तो उत्तल दर्पण इसलिए बना होता है क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो हमको पीछे जो कोई वस्तु यदि आ रही है तो हमको छोटा मिलेगा। ठीक है, और कैसा मिलेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, छोटा मिलने का होता क्या है कि पीछे के लार्ज एरिया को हम कवर कर सकते हैं। यदि दर्पण पर एक ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन जाए तो बाकी वस्तुओं के लिए दर्पण पर जगह नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब चाहिए होता है हर एक वस्तु का। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पीछे देखने वाले मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम, यहाँ पर कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड चीज, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण जो होता है उससे भी हम पीछे देख सकते हैं। तो जो गाड़ियों में दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण क्यों होता है, वो समतल दर्पण क्यों नहीं होता। तो दोस्तों समतल दर्पण इसलिए नहीं होता, यदि हम समतल दर्पण यूज करेंगे तो लार्ज एरिया पीछे कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं समतल दर्पण में वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों की साइज बराबर होती है। ठीक है, तो वहां पर हमको लार्ज एरिया कवर नहीं हो पाएगा। जबकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनने वाला वस्तु कैसा मिलता है, बहुत छोटा मिलता है। ठीक है, वस्तु की कंपेयर में छोटा मिलता है, इसलिए पीछे आने वाली बहुत सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब हम दर्पण पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लार्ज एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इसलिए समतल दर्पण का उपयोग ना करके हम यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ियों में लगे मिरर पर। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट हेडलाइट पे अवतल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है मैं बता चुका हूं, क्योंकि हमको यहाँ पर किरणों को लार्ज डिस्टेंस तक फैलाना होता है। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला कंडीशन है जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा हो। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझने के पहले एक चीज मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये आता है, बहुत लोगों का डाउट है कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि यदि कोई वस्तु चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है, आपतित होती दर्पण पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है वो परावर्तन के पश्चात। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है, फोकस से होकर आ रही किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए दोनों किरणें फोकस होकर चली थी, क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कहीं पर कटेंगी नहीं। कटेंगे नहीं मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, कहीं पर ये आगे की ओर जाते जाएंगी। तो कहां तक जाएंगी, क्या कोई लिमिटेशन है, जी नहीं, ये आगे जाते जाएंगी और कहीं एक बिंदु पर कटेंगी, हमको पता नहीं वो बिंदु कहां पर कटेंगी। ठीक है, इसका मतलब इनका ट्रेवल जो होगा कहां होगा, अनंत की ओर होगा, इन्फिनिटी यानी कि लार्ज डिस्टेंस पर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हम मान के चलते हैं। तो जो भी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पैरेलल चलती हैं,
ठीक है, समांतर चलती हैं, उनको हम ये मान के चलते हैं कि किस ओर जाएंगी, वो अनंत की ओर, क्योंकि हमको पता नहीं है कटान बिंदु कहां पर होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कहां पर जाएंगी, वो अनंत की ओर। दोस्तों क्या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि यदि प्रकाश किरणें पैरेलल समांतर आपतित हो, ठीक है, यदि प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो तो कहां से होकर क्या आ रही है प्रकाश किरणें, अनंत से होकर क्या आ रही है, क्या मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं इसका उल्टा। यदि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर होकर चल रही हैं, तो यदि हम ये बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं इनका कटान बिंदु कहां पर होगा इन दोनों प्रकाश किरणों का, तो कहां तक ट्रेवल करेंगी, ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल करेंगी। उसी प्रकार हम ये मान सकते हैं यदि कोई प्रकाश किरणें का समूह, ठीक है, दर्पण पर समांतर आपतित हो रहा है, ठीक है, समांतर आपतित हो रहा है, यानी कि वस्तु बहुत लार्ज कहां पर रखा है, दूरी पर रखा हुआ है, इसका मतलब कि वस्तु कहां रखा हुआ मानेंगे हम, अनंत पर, बहुत दूर से चल के आ रही है प्रकाश किरणें, तो कैसे आएंगी, वो समांतर आपतित होंगी। क्लियर है, तो हम ये मान चलते हैं कि जो भी प्रकाश किरणें अनंत से चलकर आती है दर्पण की क्या होती है, वो समांतर। ठीक है, क्लियर है, देखते हैं आगे। ठीक दोस्तों, तो कंडीशन हम देख रहे हैं जब वस्तु कहां पर रखा हो, अनंत पर, यानी कि इन्फिनिटी पर रखा है मुख्य अक्ष पर, इसका मतलब वस्तु की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस पे वस्तु रखी हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रकाश किरणें अनंत से चल के आती हैं वो दर्पण पर किस प्रकार से होती है आपतित, वो हमेशा समांतर आपतित होंगी, वे किरणें सदा हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो हम दोस्तों ये मान लेते हैं कि सारी जो प्रकाश किरणें हैं ये आपस में कैसी आ रही हैं, समांतर आ रही है, कि हम पढ़ चुके हैं यदि प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी तो कैसे आती हैं, वो कैसे होती हैं, वो एक दूसरे के समांतर ही आपतित होती है दर्पण पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सारी प्रकाश किरणें कैसे आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, और ये मुख्य अक्ष के भी समांतर है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ चुके हैं नियम नंबर 1 उत्तल दर्पण में, यदि कोई प्रकाश किरणें दर्पण पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उनका परावर्तन, ठीक है दोस्तों, उनका परावर्तन होगा इस प्रकार से। तो उनका परावर्तन दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है, कि उनको यदि पीछे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि उनको पीछे बढ़ा दिया जाए, यदि उनको पीछे बढ़ा दिया जाए तो वो हमको फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी तिरछी आड़ी तिरछी रेखाएं बन गई है, ध्यान दीजिएगा, वो स्ट्रेट होंगी। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उनका परावर्तन इस प्रकार से होगा, ठीक है, कि वो हमको मुख्य अक्ष पर दर्पण के पीछे से, ठीक है, फोकस से निकलकर जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि दर्पण में बिंदु फोकस पर क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु सारी किरणें कहां पर कट रही हैं, फोकस पर कट रही हैं, तो फोकस पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब होगा। तो यहां पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, पहला, ठीक है, पहला ये होगा वस्तु, ठीक है, कि ये आभासी होगा, ठीक है, ये आभासी होगा। दोस्तों ये आभासी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी प्रकाश किरणें फैल करके चल रही हैं, कहीं पर एक केंद्रित नहीं हो रही, आपस में कट नहीं रही है, दर्पण की और पीछे पर कहीं पर हम इसको महसूस कर रहे हैं कि इस बिंदु से चलकर आती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब रखा हुआ है। ठीक है, तो इनसे जो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, अर्थात इसे पर्दे पर, ठीक है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड है, ये कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस F पर प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कैसा होगा, ये हम पढ़ चुके, इसमें कैसा होगा प्रतिबिंब, सीधा ही बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, और फोर्थ, और क्या होगा दोस्तों बताइए, आभासी है, ठीक है, फोकस पर मिला है, और कैसा है, ये सीधा है, और वस्तु चूंकि हम पर रखा था बहुत बड़ा था, लार्ज वस्तु था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब मिला कैसा बना है, बिंदु आकृति का बना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, नगण्य, बहुत छोटा, जिसको हम नगण्य बोल सकते हैं वस्तु के कंपैरिजन में, ठीक है, या बिंदु आकार का बोल सकते हैं, बिंदु आकार का प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के दोनों ही कंडीशन में हमको जो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से काफी छोटा और सीधा और आभासी प्राप्त होता है। यही कारण है कि दर्पण में जो पीछे देखते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए दोनों कंडीशन उत्तल दर्पण के। पहला जो वस्तु कहाँ रखा था, ध्रुव और अनंत के बीच, मुख्य अक्ष पर नहीं रखा था। सेकेंड वस्तु कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है,
आगे देखते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। ठीक दोस्तों, तो पहला उपयोग है स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में। ठीक है दोस्तों, हाँ, बाहर जो भी स्ट्रीट लाइट लगा होता है दोस्तों, उसमें लगने वाला दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? यहाँ पर हमको किरणों को फैलाना है लार्ज एरिया में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है, जो हमारे पास जो दर्पण होगा इस प्रकार से हमारे पास उत्तल दर्पण लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लो अंदर एक बल्ब लगा हुआ है प्रकाश किरणें, तो जो भी प्रकाश किरणें चल कर जाएंगी इस दर्पण पर, ठीक है, वो क्या कर दी जाएंगी, इस प्रकार से फैला दी जाएंगी। ठीक है, तो किरणें फैलकर चलेंगी तो हमको उस एरिया पर हमको एक वाइड व्यू देखने को मिलेगा लाइट का। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में उत्तल दर्पण को उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण किरणों क्या करता है, फैलाता है, ना कि कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो फैलाने के कारण क्या होती है, किरणें फैलकर चलती हैं, इसलिए प्रकाश किरणें एक ज्यादा भाग को कवर करती हैं, तो हमको अधिक दूर तक रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, तो पहला है स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है गाड़ियों के पीछे देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं तुमको बता चुका हूँ उत्तल दर्पण क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं उत्तल दर्पण? क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से काफी छोटा होता है, सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, और सभी कंडीशन में उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब मिलेगा वो फोकस और पोल के मध्य मिलेगा। हम पढ़ चुके हैं, 2 कंडीशन पढ़े हैं उत्तल दर्पण में, और दोनों कंडीशन में ही बनने वाला प्रतिबिंब या तो फोकस पर मिल रहा था या तो ध्रुव और फोकस के मध्य में मिल रहा था। दोस्तों, इसका मतलब जो भी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा उत्तल दर्पण में, वो बिल्कुल दर्पण में सामने हमको दिखाई देगा, बहुत दूर दिखाई नहीं देगा दर्पण में, हमको बिल्कुल सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, या तो एफ पर प्राप्त होगा इसमें उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या किस लिए होता है, गाड़ियों में पीछे देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु के सामने एवं सीधा बनता है। ठीक है, हम वस्तु हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, जस्ट दर्पण में सामने बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनता है, हम पढ़ चुके हैं। अगला है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, यदि अनंत से प्रकाश किरणें आएंगे तो फोकस पर बने, कैसा बनेगा, बिल्कुल नगण्य बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यदि अन्य कंडीशन हो तो भी छोटा ही बनेगा। ठीक है, अगला है सभी प्रतिबिंब फोकस और वो ध्रुव के मध्य प्राप्त होता है। हम पढ़ चुके अभी अभी, जितनी ही प्रतिबिंब बनेगी उत्तल दर्पण में, या तो वो फोकस पर मिलेगा या तो ध्रुव और फोकस के बीच में मिलेगा, यानी कि मिलने वाला प्रतिबिंब दर्पण में बिल्कुल पास में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पीएससी में और अन्य परीक्षाओं में। ठीक है, कि पीछे देखने वाला दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण क्यों होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है सिक्योरिटी मिरर में। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिरर जो लगा होता है ऑफिसों में लगा होता है, सिक्योरिटी मिरर दर्पण, ठीक है, वो भी उत्तल दर्पण का होता है। क्यों लगा होता है उत्तल दर्पण, सेम गाड़ी जिस लिए हम यूज करते हैं वही रीजन होता है सिक्योरिटी मिरर में भी। ठीक है, तो ये 3 उपयोग हैं, स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में, गाड़ियों के पीछे देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है, और सिक्योरिटी मिरर के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा गाड़ियों में 2 क्वेश्चन आते हैं कि हेडलाइट किसका बना होता है, तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं, जबकि पीछे देखने वाला मिरर कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसमें आगे आंकिक हम देखेंगे और एक कुछ टॉपिक छूटे हुए भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, बट इनका प्रतिबिंब रचना जो है वो हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी अभी हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में, ठीक है, कैसे बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, इसको आपको अगर देखना है कैसे होता है, तो दोस्तों मार्केट में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण उपलब्ध है। ठीक है, आप लाभ देख सकते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, गाड़ियों के पीछे देखने वाला दर्पण किसका बना होता है, उत्तल दर्पण, तो आप गाड़ी में देख सकते हैं कि हमको प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर भी यदि आपके पास कुछ भी साधन उपलब्ध ना हो दोस्तों, आप घर में उपयोग किया जाने वाला जो करछू होता है, करछू या जो चम्मच हम बोलते हैं, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये स्टील से ही बना है, आगे भी और पीछे भी, लेकिन देखेंगे जो शेप है, ठीक है, आगे का शेप कैसा है, झुका हुआ है, कॉन्केव है, और पीछे का शेप कैसा है, उठा हुआ है, कॉन्वेक्स है, यानी कि ये अवतल है और ये उत्तल है। तो सिर्फ शेप में चेंज होने के कारण देखिएगा बनने वाला प्रतिबिंब का जो वो होगा, बहुत क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं इस तरह से देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। ये कैसा फेस है, कॉन्केव यानी कि अवतल। तो आप घर में जाकर देखिएगा, यहाँ जो बनने वाला प्रतिबिंब है हमको दिखाई देगा अंदर, और कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस प्रकार से, तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वस्तु कहां कहां रखते हैं, पहले
फोकस और ध्रुव के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और सी के बीच में, फिर सी के बाद रखते हैं। तो जैसे जैसे हम वस्तु को दूर ले जाते जाते हैं, बनने वाला प्रतिबिंब भी क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो इसको आप देखिएगा, पास रखिएगा, आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा इस करछू से। अब जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा फेस है दोस्तों, कॉनकेव फेस के लिए। ठीक है, इसी के उल्टा ये कौन सा फेस है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें आप जाके देखिएगा तो इसमें आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा खुद का, वो आपको कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा और बहुत छोटा मिलेगा। और जैसे दूर आप दूर ले जाएंगे तो कैसा मिलेगा आपको, और भी छोटा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन था अवतल दर्पण में, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखा हो तो उल्टा नहीं मिलता, बल्कि कैसा मिलता है, सीधा मिलता है। तो फोकस और पोल के बीच में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को बहुत पास रखना पड़ेगा दर्पण के। तो मान लीजिए ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके लिए बता रहा हूं मैं। तो फोकस और पोल के बीच में हो वस्तु, इसके लिए फेस को बहुत पास रखना पड़ेगा दोस्तों हमको इस प्रकार से। यदि हम एकदम पास रखेंगे तो अब देखिएगा जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सीधा होगा, लेकिन बाकी सभी कंडीशन यदि मैं दूर करूं अपने आप को तो बाकी सभी कंडीशन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब आपको यदि मान लो अपना फेस नहीं रखना है, कुछ और चीज यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेन को यूज कर लीजिए, पेन का प्रतिबिंब देख लीजिए या मार्कर देख लीजिए, उसका प्रतिबिंब देख लीजिए, इस पर किस प्रकार से बनता है। तो घर में इसका प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का।